नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कराता है, उसके एक पार्ट को हम देखेंगे, एक मॉडल पेपर को देखेंगे, किस तरीके से पेपर आता है। और साथ ही समझते हुए प्रयास करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर में अगर आप देखेंगे क्रैश कोर्स के अंतर्गत तो सारा कंप्लीट हो चुका है। लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 मॉक टेस्ट जो मॉडल पेपर जिस तरीके से बनता है उस तरीके से आप यहाँ डिस्कशन कराया जाए। इसके साथ ही मैं बता दूँ कि आपको डिस्कशन बॉक्स में लिंक मिलेगा बुक का, जिसमें कि आपको 12 से 15 साल के प्रीवियस ईयर के पेपर यानी मॉडल पेपर जो बेस्ड हैं उनको वहाँ पे दिया गया है। इसके साथ ही साथ में पूरा सिलेबस को कवर कराया गया है, ठीक है। तो 200 से 300 पेज की पूरी किताब है, जिसमें से 100 से 150 पेज तो आपको सिर्फ मॉक टेस्ट ही उसमें सारे दिए गए हैं सॉल्यूशन के साथ में, प्लस साथ साथ में क्या है कि सिलेबस को पूरे कंप्लीट कराया गया है, उसके बियॉन्ड नहीं आएगा, ठीक है। इसके साथ ही में अगर आप नहीं देख सकते तो आपको क्रैश कोर्स को अंतर्गत भी सारी चीज़ें कंप्लीट करा दी गई है, किस तरीके से पेपर आता है उसको भी समझाया गया है। और आई होप कि आपने ये चीज़ें रिसर्च कर रखी होगी। सिलेबस की बात करें तो आपको हिंदी या लिटरेचर में किसी एक सब्जेक्ट को चुनना होता है, जिसमें से आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। वहीं जनरल अवेयरनेस में यानी जी के जी एस जे के जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका पल्स करंट अफेयर्स भी शामिल होता है, इसके भी 25 क्वेश्चन आते हैं। इसके साथ ही साथ में जनरल मेंटल एबिलिटी यानी जो रीजनिंग के लो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। लो लेवल मैंने कहने का मतलब ये है कि इसमें जो प्रश्न आते हैं वो बहुत ही आसान होते हैं, ठीक है। अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर आपने सॉल्व कर रखा है 8 से 10 साल का, तो डेफिनेटली 8 से 10 साल मतलब मैक्सिमम अगर आप एक पेपर एक भी दिन सॉल्व करते हैं तो 10 दिन में आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ में सब्जेक्ट आपको चुनना होता है, 7 सब्जेक्ट दिए हैं, ठीक है, जिसमें से आपको 3 सब्जेक्ट आपको चुनना है, ठीक है। इससे से जो है 75 क्वेश्चन आते हैं, तो टोटल मिलकर 75 75 150 हो जाते हैं, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन पर 2 नंबर अलॉट होता है। प्रीवियस ईयर में माइनस मार्किंग नहीं थी और इस बार भी उम्मीद जताई जा रही है कि माइनस मार्किंग नहीं हटा दी गई है। तो हालांकि आपने हिंदी का सिलेबस देख ही रखा होगा। देखिए, हिंदी जो होता है या फिर इंग्लिश आप चुनते हैं, जो भी आप चुने, तो हम यहाँ पे उम्मीद जताते हैं कि अगर आप बीए कर रहे हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90% जो है वो हिंदी चूज़ करेंगे, ठीक है। माध्यम आपका हिंदी होगा तो हिंदी यहाँ पे आप चूज़ करेंगे, तो इसमें तमाम प्रकार के टॉपिक होते हैं और सभी टॉपिक से 2 2 3 3 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, टोटल मिलाकर 25 क्वेश्चन। जैसे हिंदी भाषा हो गया, वर्णमाला से संबंधित, वर्तनी से संबंधित, संधि से संबंधित, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित, समास, शब्द भेद, संज्ञा के अव्यय तक, पर्यायवाची शब्द, ठीक है। इसी के साथ में विलोम शब्द से भी पूछे गए हैं और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछे जाएंगे। वाक्य भेद से भी पूछे जाते हैं, वाक्य शुद्धि, ठीक है, जो अशुद्ध शब्द लिख के आपको बताया जाता है कि शुद्ध शब्द छाटिए, मुहावरे, ठीक, लोकोक्तियाँ, कहावतें, इनमें सभी नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है, इसको याद रखिएगा। रस से भी पूछे जाते हैं, छंद से कहीं कहीं चौपाई, दोहा, ठीक है, इससे पूछ लिए जाते हैं। और अलंकार से भी पूछे जाते हैं एक प्रश्न, और हिंदी साहित्य का मुख्य तथ्य से संबंधित यहाँ पे हम देखेंगे। तो सब चीज़ों को अगर हमें कंक्लूड करें और एक एक चीज़ हम यहाँ पे बोले, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार जो है जो क्रैश कोर्स है उसको आप एक बार देख लीजिए। और अगर आपको नीड है, अगर आप इलाहाबाद के आसपास में हैं, तो आप एक बार थोड़ा सा वहाँ पे आपको जो मिलती है किताब एंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो वो वहाँ पे ले सकते हैं। अगर आप नहीं ले सकते तो उसका लिंक ऑलरेडी हमने दे रखा है, ठीक है, उसको डाउनलोड कीजिए, सॉल्व कीजिए पेपर को। आप वहाँ पे लेंगे तो 300 तक मिलेगा, यहाँ पे लेंगे तो 10-12 जो भी इसका प्राइस होगा, ठीक है। हमारी टीम ने जो भी इसका तय रखा होगा 12-15 रुपये जो भी होगा उसको पेमेंट कीजिए। इसके बाद डाउनलोड करके सारी पीडीएफ को एक तरीके से रीड कीजिए, ठीक है। पूरा सिलेबस दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई है, सारी चीज़ सेम किताब है 2022 के लिए, तो मैं रिकमेंड करूँगा। तो चलिए, जो 25 क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं उनसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न हमारा है, पूछा गया है कि हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ये आपको बताना है। तो हिंदी जो है वो किस भाषा परिवार की भाषा है, तो वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, ठीक है। वहीं अगला प्रश्न पूछा गया है आपसे दूसरा नंबर कि भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है, हिंदी है, संस्कृत है, तमिल है या उर्दू है। तो भारत में सबसे ज़्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। इसी तरीके से लेवल रहता है। अगला आपसे प्रश्न पूछा गया है कि हिंदी भाषा का जन्म हुआ था, यह आपको बताना है, अपभ्रंश से हुआ था या फिर लौकिक संस्कृत से हुआ था, पाली प्राकृत से हुआ था या वैदिक संस्कृत से हुआ था, यह आपको बताना है। तो हिंदी का जो भाषा का जो जन्म हुआ था वो अपभ्रंश से हुआ था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है चौथा नंबर कि निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, कन्नौजी, बांगरू, अवधी या तेलुगु। देखिए, कन्नौजी, बांगरू और अवधी ये तीनों भाषा जो है वो हिंदी के अंतर्गत आती है बोलियाँ, जबकि तेलुगु बोली एक ऐसी है जो कि हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, इसमें पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, यह आपको बताना है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है।
वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द के समूह के, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है तीसरा नंबर कि इसमें पूछा गया है निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? क ख, य र, च छ या ट और र। कंठ मतलब जो कंठ से बोली जाती है तो वो भाषा है क ख ग घ यानी क वर्ग की। ठीक है। आप इसको याद भी करे होंगे, कचोटता प्यार, कचोटता, सॉरी यहाँ पे आपने याद किया होगा कचोटता प्यार। ठीक, इस तरीके से आप याद किए होंगे। क वर्ग हो गया, फिर च वर्ग हो गया, क चो ट, ट वर्ग हो गया, ता मतलब त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, य वर्ग और र वर्ग। ठीक है, य वर्ग। इस तरीके से आपने याद किया होगा। अगला वहीं आपसे प्रश्न पूछा गया है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? ग, घ, ज, झ, ढ, ढ या फिर प, फ। तो मूर्धन्य व्यंजन आपसे पूछा गया है, तो मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत ड और ढ आते हैं। ठीक। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है पहला नंबर यहाँ पे कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आपको शुद्ध वर्तनी छांटता है उन्नति, उन्नति, उन्नति या फिर उन्नति। आपको सही बताना है कि सही फॉर्म में कौन लिखा गया है। तो ये फोर्थ वाला जिसमें त पे छोटी की मात्रा है, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी उन्नति। अगला है कि आपको बताना है दुर्गम। ठीक है, दुर्गम है यहाँ पे क्या होगा, आपको एक वाक्य दे दिया गया, इसमें आपको बताना है कि यहाँ पे दुर्गम लिखा है तो आपको यहाँ पे क्या होना चाहिए। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। तो दुर्गम होगा या दुर्गम होगा या फिर उड़नतुआ रा वाला होगा या फिर दुर्गम, क्या होगा इसमें आपको बताना है। तो द, फिर छोटे उ की मात्रा द पे, फिर ग लिखा जाएगा, फिर जो ऊपर वाला र होता है फिर म लिख दिया जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है तीसरा नंबर की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण कैसे लिखा जाएगा ये आपसे बताया गया है, पूछा गया है। तो अन्वेषण जो है शुद्ध तरीके से कैसे लिखा जाता है? अ, फिर आधा न, फिर वे क्षण। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जानवी आपको बताना है कि किस तरीके से जानवी लिखा जाएगा। तो जानवी का जो सही फॉर्म है वो तीसरे नंबर पर दिया गया है। ठीक है, जा, फिर ह, ठीक है, आधा ह, फिर न, फिर वह, फिर वह पे बड़ी की मात्रा। अब आइए देख लेते हैं हम यहाँ पे कि हिंदी का जो है संधि से जितने, क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी टॉपिक को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि सभी टॉपिक से एक एक दो दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न हमारा है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? यानी दो वर्णों के जब मेल से जो होता है विकार होता है उसे क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार से होते हैं, संधि जो है कितने प्रकार के होते हैं ये आपसे पूछा गया है। तो संधि जो है वो 3 प्रकार का होता है। ठीक। वहीं अगला आपसे पूछा गया है तीसरा नंबर कि दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? इसमें दयानंद में जो है गुण संधि है, दीर्घ संधि है, व्यंजन संधि है या यण संधि है। तो द या, ठीक है, दया, दया प्लस आनंद, ठीक है, तो दयानंद हो जाएगा। इस तरीके से इसमें दीर्घ संधि है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है चौथा नंबर कि कपीश में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि या फिर यण संधि। तो कपीश में कौन सा संधि है ये आपको बताना है। कप ईंधन ईश, ठीक है, तो बड़ी हो जाएगा, जिससे इसमें क्या हो जाएगा, दीर्घ। तो अगर आपने संधि पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपको जो सिलेबस हमने दिया है ऑलरेडी डिस्कशन बॉक्स में, अगर उसको आपने पढ़ा होगा तो बड़े आसानी से चीज़ें आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। देखिए पहली बात तो ये मॉडल पेपर है तो इसको हमने अपने तरीके से यहाँ पे तैयार किया है। हालांकि 25 क्वेश्चन आते तो हैं, लेकिन हम यहाँ पे 25 के बजाय 50 या फिर 60 भी कर सकते हैं शामिल। ठीक है, यानी संख्याएं जो हम बढ़ा सकते हैं। तो एक तरीके से कुल बता के यहाँ पे एक अगर वर्ड में कहें तो हमारा जो मेन मोटो होगा वो हमें समझना है कि किस तरीके से पेपर आता है। ठीक है, उसके बियॉन्ड हमको नहीं पढ़ना है, पेपर के अंतर्गत ही रहते हुए हमें को पढ़ना है। तो सभी टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे तो थोड़ा सा क्वेश्चन जो है बढ़ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 4 हर टॉपिक से प्रश्न ले रहे हैं, लेकिन जबकि पूछता वहाँ पे यहाँ पे कुछ टॉपिक को छोड़ भी देते हैं। ठीक, और साथ ही साथ में प्रश्न जो है 1 या 2 ही पूछते हैं, मैक्सिमम 2, ये मैक्सिमम 3 भी कई बार पूछ लेते हैं, लेकिन मैक्सिमम 30 ज़्यादा नहीं होता। तो कहीं कहीं एक ही पूछते हैं हर टॉपिक से। तो हम यहाँ पे 4 करा रहे हैं, तो क्वेश्चन जो है वो उस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला है हमारा पहला, एक उपसर्ग का प्रयोग होता है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पे होता है? तो शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग का प्रयोग होता है। ठीक, जैसे हमने लिखा द्वितीय। ठीक,
दित्य मान लीजिए हमने लिखा एक एग्जाम्पल के लिए, तो दित्य में अगर हम यहाँ पे आ लगा देंगे तो ये आदित्य हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जो है ये क्या है, ये उपसर्ग है, यानी शब्द के प्रारंभ में जो शब्द प्रयोग होता है किसी भी, तो उसे हम क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। वहीं दूसरा नंबर आपसे पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है कि जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं, अव्यय कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं या प्रत्यय। तो जो अंत में जोड़ा जाए उसे प्रत्यय और जो प्रारंभ में जोड़ा जाए उसे उपसर्ग। ठीक, प्रख्यात में उपयुक्त उपसर्ग है, यानी प्रख्यात में उपसर्ग आपको बताना है। तो आपको पता है कि उपसर्ग का मतलब जो प्रारंभ में जुड़े, ख्यात प्लस प्र। ठीक है, तो प्र जो है पहले जुड़ रहा है तो इसलिए उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्र। अगला शब्द आपसे पूछा गया है चौथा नंबर कि प्रत्युत्पन्नमति। ठीक है, इसमें से आपको उपसर्ग बताना है, तो आपको बताना है कि उपसर्ग इसमें से कौन सा है। तो प्रतिधर उन्मति, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रति जो होगा ये क्या हो जाएगा, हमारा उपसर्ग हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक नए शब्द को क्या कहते हैं, यानी दो शब्द जब आपस में मिलते हैं और एक नए शब्द का निर्माण कहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे समास कहते हैं। ठीक है, तो ये समास से हमारा MCQ है। अगला हमारा है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो समास का अगर शाब्दिक अर्थ यहाँ पर देखा जाए तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है तीसरा नंबर कि निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है। तो गृहागत, आचार कुशल, प्रतिदिन या कुमारी। अव्ययी भाव समास आपसे पूछा गया है कि कौन से पद में अव्ययी भाव समास है। तो आपने समास अगर पढ़ा होगा तो प्रति धन दिन में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है। अगला आपको जो है उदाहरण दे दिया गया है, एग्जाम्पल दे दिया गया, परिभाषा दे दी गई है और उसको आपको जो है उसका बताना है कि किसकी परिभाषा है। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद मतलब जो अंत का पद होता है, ठीक, उत्तर पद प्रधान हो और होने के साथ ही साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध भी हो, तो उसमें से कौन सा समास होता है। सिंपल सी परिभाषा दी गई है कि जिसका उत्तर पद क्या हो, प्रधान हो और पूर्व तथा उत्तर पद यानी प्रारंभ वाले और अंत वाले पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध भी हो, तो उसे कौन सा समास कहते हैं, परिभाषा दे दी गई। तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं, जिसका प्रथम पद और अंतिम पद में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो और साथ ही साथ में अंतिम पद क्या हो, प्रधान हो। तो हिंदी के हमने 25 से ज़्यादा ही प्रश्न यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, ये मॉडल पेपर तो हमने अपने तरीके से तैयार किया है। अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखेंगे GK GS का 25 प्रश्न। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे रीजनिंग के 25 देखेंगे। इसके बाद जो है लास्ट में हम यहाँ पे देखते हुए इसी तरीके से चलेंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है इसमें कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है, यानी हड़प्पा सभ्यता का आपको काल बताना है। तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक जो है वो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक काल माना जाता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दूसरा नंबर कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। देखिए, जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया और चीन की सभ्यता, ये तीनों के समकालीन सभ्यता थी, जबकि ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। ग्रीक काफ़ी बाद में आया। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है तीसरा नंबर, यहाँ पर देख लेते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, ये आपको बताना है उसका स्थान। तो इसका अगर स्थान देखा जाए भौगोलिक तौर पर तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है चौथा नंबर कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है कहाँ पर मिले थे, ये आपको बताना है। तो सुरकोटदा में जो है घोड़े के अवशेष मिले थे। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अभी हम वैदिक पीरियड से भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है, कहाँ तक माना जाता है आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल का माना जाता है। वहीं अगला शब्द आपसे पूछा गया है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो वीर या योद्धा, श्रेष्ठ या कुलीन, यज्ञकर्ता या पुरोहित या फिर विद्वान। तो आर्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है श्रेष्ठ या कुलीन। तो हमारा बी सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। वे संस्कृत बोलने वाले थे, वे घुड़सवारी किया करते थे, वह कई झुंडों में भारत पहुँचे और वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे।
तो वे नगरों में निवास नहीं करते थे, कबीलों में निवास करते थे। ठीक है, तो ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये बात गलत है। जबकि वे कई झुंडों में भारत पहुँचे, वो घुड़सवारी भी किया करते थे और संस्कृत भी बोलते थे। अब ये थोड़ा सा हम यहाँ पे पॉलिटी का भी कुछ सेक्शन देख लेते हैं जो कि आपके जी के जी एस के अंतर्गत आता है। पहला प्रश्न है आपका कि बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो 1932 में पूना समझौता हुआ था उसमें क्या प्रावधान किया गया था, ये आपको बताना है। तो पूना पैक्ट जो कि 1932 में हुआ था उसमें प्रावधान क्या किया गया था कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण की बात कही गई थी और साथ ही साथ में संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की भी मांग की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है तीसरा नंबर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 का जो अधिनियम है उसके द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल होता था उसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो 1861 जो हमारा होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि छठा नंबर कि भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दे दिया गया था। यानी वो ऐसा कौन सा एक्ट पारित किया गया था जिसमें जो है गवर्नर जनरल जो था वो अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या फिर 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1786 का अमेंडमेंट एक्ट जो था वो भारत के गवर्नर जनरल को ये शक्ति देता था कि वो अपने समिति के निर्णयों को अस्वीकार भी कर सकता है। वहीं अगला प्रश्न अगर बात किया जाए तो पहला प्रश्न हमारा है कि राज्यों का मुख्यमंत्री जो होता है वो क्या होता है, नियुक्त होता है, निर्वाचित होता है, मनोनीत होता है, फिर चयनित होता है। तो जो राज्यों का मुख्यमंत्री होता है वो नियुक्त होता है राज्यपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है कि राज्य मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। वहीं आपसे अगला प्रश्न भी पूछ सकता है तीसरा नंबर कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, ये आपको बताना है। जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 163 के अंतर्गत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो सामान्यतः राज्यों का मुख्यमंत्री होता है वो क्या होता है। तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वही राज्यों का मुख्यमंत्री होता है। अगला जो प्रश्न है वो हमारा है भूगोल से। तो भूगोल से भी क्वेश्चन जो है जी के जी एस के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो इसको हम छोड़ेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे 2-4 ही प्रश्न कर रहे हैं। अगला वीडियो में आप सजेशन दे सकते हैं तो हम यहाँ पे 100 प्रश्न शामिल कर लेंगे। हालांकि ये हो सकता है कि 3 से 4 घंटे का वीडियो बन जाए, लेकिन सारे सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे तो जल्दी ये सारे वीडियोज़ के सारे जो जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे बहुत जल्दी। लेकिन अगर इस तरीके से 2-2, 4-4 प्रश्न हम अगर करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, लेकिन हो जाएगा डेफिनेटली। उस चीज़ को आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। तो भूगोल का जनक आपसे पूछा गया है तो हिकैटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। हेरोडोटस किसके जनक है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है दूसरा नंबर कि भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को है। इरेस्टोस्थनीज, हिप्पाकर्स, या हिकैटियस, या हेरोडेटस। तो इरेटोस्थनीज जो है वो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय इनको जाता है। ठीक है, वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है तीसरा नंबर कि भूगोल के लिए ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। हिकैटियस ने, हेरोडोटस ने, इरेस्टोस्थनीज ने, या फिर एलेक्जीमेंडर ने। तो भूगोल के लिए सबसे पहले ज्योग्राफी का शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इरेटोस्थनीज ने किया था। वहीं अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है चौथा नंबर कि ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर अगर देखा जाए तो भूगोल की परिभाषा क्या है ये आपको बताना है। तो भूगोल की परिभाषा यानी भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। पहला हमारा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं हमारा पहला प्रश्न इसमें है भारत का भूगोल से संबंधित यहाँ पे प्रश्न, इसको भी हमने शामिल कर लिया है। ये टॉपिक वाइज है, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो हम यहाँ पे सभी प्रश्न को ऐसा ना हो कि एट द लास्ट में आपको पता चले कि हमने एक ही टॉपिक पर सारे प्रश्न आपको करा दिए हैं। तो 4-4, 2-2, 4-4 प्रश्न हम सभी टॉपिक से यहाँ पे शामिल करेंगे, क्योंकि अगर आप मॉडल पेपर डाउनलोड करके देखेंगे तो उसमें जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो इसी तरीके से पूछा गया है। ठीक है, मॉडल पेपर देखने के बाद, सिलेबस को तैयार करने के बाद आपको खुद चीज़ें ये समझ में आएंगी। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार
भारतवर्ष किस द्वीप का अंश था? तो अगर देखा जाए तो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष जो था वो जम्बू द्वीप का अंग था। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया है? उर्दू, ग्रीक, फारसी या अरबी? तो सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए जो किया गया है वो किस भाषा में किया गया है? वो ग्रीक भाषा में किया गया है। ठीक है, अब आपको बताना है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण सीमा क्या है, ये आपको बताना है। तो दक्षिण सीमा आपको पता होगा कि नीचे से स्टार्ट होता है 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से। ठीक है, इस तरीके से जो स्टार्टिंग है वो यहाँ पे आपसे पूछा गया, डेफिनेटली ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स के माध्यम से 37 अंश 6 मिनट तक। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है चौथा नंबर कि भारतीय मानक समय आधारित है 82.5 अंश है, ये आपको पता होगा। अब पूर्व देशांतर पर या पश्चिम देशांतर पर है, इसका कन्फ्यूजन हो सकता है। तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर पर भारतीय मानक समय मानी गई है, जो कि भारत के नैनी स्थान जो कि इलाहाबाद में है वहाँ से होकर गुजरती है। अब इसी के अंतर्गत हम यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के भी कुछ प्रश्न शामिल कर लेते हैं। जैसे हमारा पहला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर, दयानंद सरस्वती या राजा राम मोहन राय? तो स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वहीं अगला है कि गुरु नानक का उत्तराधिकारी कौन था, ये आपको बताना है। तो गुरु अंगद जी जो थे वो गुरु नानक के उत्तराधिकारी हैं। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि राजा राम मोहन राय जो संस्थापक थे किसके? प्रार्थना समाज, ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन या आर्य समाज? तो राजा राम मोहन राय जो है वो ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आपको कालक्रमानुसार यहाँ पे सही रूप से दर्शाना है कि पहले शंकराचार्य आए, फिर रामानुज आए, फिर चैतन्य आया, फिर पहले रामानुज आए, फिर चैतन्य आए, फिर बाद में शंकराचार्य आए। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो पहले शंकराचार्य जी आए, इसके बाद फिर रामानुज आए, फिर चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं कालक्रम के अनुसार अगर देखा जाए तो। अब इसके बाद का टॉपिक आपको आता है रीजनिंग का। तो रीजनिंग को हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं और लास्ट में देखेंगे 25 प्रश्न। ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है तो इसको हम लास्ट में देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि सिंधु घाटी सभ्यता, ये देखिए चुनना होता है आपको। 75 प्रश्न आते हैं जिसमें से आपको 25-25 प्रश्न 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, अब इसमें आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी या इकोनॉमी चुन सकते हैं, या फिर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी उसके अलावा और कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे आप चुन सकते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग जो जिसमें आपको लगता है कि हाँ, जैसे हिस्ट्री, इकोनॉमी और ज्योग्राफी है, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें मैं अच्छे अंक ले सकता हूँ, तो उसको आप यहाँ पे चुने भी होंगे। और आप जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो उसमें भी आपको भरना होता है। ठीक है, चुनना होता है कि हाँ इसमें देख करके आपको समझना होता है कि हाँ ये पार्ट जो है सरल है, तो मैं इसमें जो है चूज़ करके भर दूंगा। तो 75 प्रश्न हम यहाँ पे करेंगे इससे संबंधित। तो पहला हमने हिस्ट्री का लिया है, दूसरा हम ज्योग्राफी का लेंगे, और तीसरा हम यहाँ पे देख लेते हैं या तो इकोनॉमी का लेंगे या फिर उसके स्थान पर हम किसी दूसरे सब्जेक्ट को ले लेंगे। ठीक है, पॉलिटी का। तो आइए देख लेते हैं हिस्ट्री का पहले 25 प्रश्न। पहला प्रश्न हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी स्थल जो कालीबंगन है वो किस प्रदेश में है? जो कालीबंगन स्थान है सिंधु घाटी का वो कहाँ पर है इस समय? तो वो राजस्थान में है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है छठा नंबर कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? यानी हड़प्पा काल की जो है मुद्रा जो बनी थी वो वो किस पदार्थ से बनी थी, ये आपको बताना है। हड़प्पा कालीन जो मुद्राएं थी, तो जो जितनी भी मुद्राएं बनाई गई हैं वो सेल खड़ी यानी स्टेलाइट से बनाई गई हैं। ठीक है, स्टेटाइट से। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है अगला प्रश्न तीसरा नंबर कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की थी, नवपाषाण युग की थी, पुरापाषाण युग की थी या फिर लौह युग? तो हड़प्पा सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है या फिर किस युग की सभ्यता थी? तो यहाँ पे कांच से संबंधित जितने भी आइटम होते थे, बनते थे, तो ये कांस्य युग की थी। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? वो कांस्य युग की सभ्यता थी। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या फिर कृषि? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 9वां नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी कौन थे? ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर खानाबदोश थे या फिर जनजातीय थे? तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे वो शहरी थे। ठीक,
वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता के कितने किससे बनाए जाते थे, यानी सिंधु सभ्यता के जो घर थे वो किससे बनाए जाते थे, ईंटों से, बांस से, पत्थर से या लकड़ी से। तो सिंधु घाटी जो सिंधु सभ्यता थी वहाँ पर जो घर बनते थे वो किसके बनते थे, वो ईंटों के माध्यम से बनते थे। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, मुद्राएं, कांस्य और औजार, कपास या जव। तो जो हड़प्पा वासी जो थे, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा क्या बनाते थे या फिर क्या उत्पादन करते थे, तो कपास का उत्पादन सबसे अधिक रूप से करते थे। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 12 नंबर कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, ये आपको बताना है। तो खोजकर्ता आपसे पूछा गया है तो सर जॉन मार्शल या R.D. बनर्जी या A. कनिंघम या फिर दयाराम साहनी। तो दयाराम साहनी जो थे वो हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता थे, ये आपको पता भी होगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था, ये आपको बताना है। तो सिंधु सभ्यता का जो पत्तन नगर या फिर बंदरगाह था वो कौन सा था, वो लोथल था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई, यह आपको बताना है। तो यह खोज हुई थी लोथल में। कौन सी खोज, पैमाने की खोज। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 15 नंबर कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था, ये आपको बताना है। तो पहले सबसे बड़े कौन होते थे, विद्वान होते थे, ठीक है। इसके बाद योद्धा आते थे, फिर व्यापारी, फिर श्रमिक आते थे। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 16 नंबर कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, ये आपको बताना है। हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम आपसे पूछा गया है, तो सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 18 नंबर कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ये आपको बताना है। 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा, ठीक है। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है, यानी क्या सही है, ये आपको बताना है। पहला, उन्हें अश्वमेघ की जानकारी थी, गाय उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, उनकी संस्कृति समानता स्थिर नहीं थी। सही आपसे पूछा गया है तो उन्होंने जो है पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, ठीक है। तो ये आपको जानना है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा के लोगों का सामाजिक पद्धति क्या थी, उचित समतावादी, दास श्रमिक आधारित, वर्ण आधारित या जाति आधारित। तो हड़प्पा के लोगों की जो है सामाजिक पद्धति आपसे पूछी गई, तो उचित समतावादी जो है विशेषता थी, सामाजिक पद्धति थी, ठीक है। तो हड़प्पा के लोगों की जो सामाजिक पद्धति थी वो उचित समतावादी थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है पहला नंबर कि सिंध का नखलिस्तान या बाघ हड़प्पा सभ्यता किस पुरास्थल को कहा जाता है, सिंध का नखलिस्तान या फिर बाघ हड़प्पा। तो मोहनजोदाड़ो को जो है वो सिंध का नखलिस्तान या फिर बाघ हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार था, वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था या गोलाकार था। तो अगर देखा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का जो आकार था वो त्रिभुजाकार था, ठीक। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है चौथा नंबर कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, रोपड़, लोथल, कालीबंगा या फिर अरावली। तो जोते हुए खेत का जो अवशेष है या फिर साक्ष्य का है तो वो कहाँ पे मिलता है, वो कालीबंगा में मिलता है। तो ये हमारे 25 प्रश्न जो हैं वो हिस्ट्री के कंप्लीट हो गए हैं। अब हम 25 प्रश्न जो हैं पॉलिटी के देखेंगे। तो आइए हम पॉलिटी के 25 प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो वर्तमान समय में देखें तो इसमें 25 भाग हैं, ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। तो भाग 20 में जो है वो संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। वहीं अगला प्रश्न है आपका 1972 में पंचायती राज व्यवस्था आई थी, 1992 में, सॉरी, 72वें और 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का संबंधी प्रावधान किए गए थे।
तो आपसे पूछा क्या गया है कि संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था के संबंधी प्रावधान किए गए थे। तो भाग 9 में जो है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या छोटा संविधान संशोधन, छोटा संविधान किस संविधान संशोधन को जाना जाता है। ठीक है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। इसके साथ ही में बताना है कि 42वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था, ये आपको बताना है। ठीक है, इसके साथ ही में जो प्रस्तावना यानी हमारी प्रेम्बल है, प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें समाजवादी पंथ निरपेक्ष जो है वो किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे। ये 3 प्रश्न जो हैं, इसके जवाब जो है आपको आंसर वो आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। इसके साथ ही में बताना है कि जो भारत का नीति निर्देशक तत्व है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। ये 4 प्रश्न हमने पूछे हैं और आई होप कि आपको इसका प्रश्न जो है इसका आंसर आता होगा, और नहीं आता तो आप इसको ढूंढिए, इसके बारे में जानकारी लीजिए और इसका आंसर दीजिए। मैं उसको जो है उस कमेंट को पिन करूँगा डेफिनेटली, और मुझे भी खुशी होगी अगर आप इसका आंसर देंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 4था नंबर कि संविधान के किस भाग में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तो संविधान के भाग 21 में जो है वो अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 5वां नंबर कि संविधान के किस भाग में तीनों सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो भाग 9 में जो है वो पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए हम कई पार्ट यहाँ पे लाएंगे, तो सारे के सारे जो है पॉलिटी के प्रश्न जो है जितने भी प्रश्न हैं हम उनको कहीं ना कहीं पहले पार्ट में या दूसरे पार्ट में या फिर तीसरे मॉडल पेपर में हम उसको कंक्लूड कर लेंगे। लेकिन जो एक बार हम यहाँ पे प्रश्न देख लेंगे हम उसको दोबारा अपने क्वेश्चन में शामिल नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को आप मत देखिएगा कि एक ही टॉपिक से सारे क्वेश्चन आपने बताया है, जबकि एग्ज़ाम में जो है वो अलग अलग टॉपिक से पूछा था। तो इसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। अगर आपको टॉपिक वाइज नहीं देखना, आपको मॉडल पेपर समझना है, तो आप उसको डाउनलोड कीजिए, जो मैंने लिंक दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आप समझने का प्रयास कीजिए। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है। देखिए पंचायतों से संबंधित जो है 9 में है, और नगर पालिका की बात की जाए तो 9A में है। ठीक है, 9A शेड्यूल में। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 7वां नंबर कि संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है, यह आपको बताना है। तो संविधान के 4थे भाग में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। वहीं अगला प्रश्न है आपका कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन जो है संविधान के भाग 1 में किया गया है। वहीं अगला प्रश्न है आपसे पूछा गया है कि 9 नंबर कि संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। तो संविधान के भाग जो तीसरा है 12 से 35 तक, इसमें मूल अधिकारों का उल्लेख मिलता है। संविधान की कुंजी किसे कहते हैं, ये आपका 5वां क्वेश्चन मैंने पूछा है। ये पांचों प्रश्न का जो है जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। ठीक है, जिसने पांचों प्रश्न का सही दिया तो मैं उसका आंसर जो है वो पिन कर दूंगा। इससे जो होगा जितने भी स्टूडेंट आएंगे तो वो भी उससे संबंधित, क्योंकि ये प्रश्न जो है मैं पूछता हूँ ये पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है। किसका मूल कर्तव्यों का विवरण। तो भाग 4 में जो है वो मूल कर्तव्यों का विवरण दिया गया है। मूल कर्तव्य जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, ये 6वां प्रश्न है जो कि मैंने पूछा है, ये आपको बताना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर कि भारत के संविधान का भाग 4 किसके बारे में बताता है। तो ये किसके बारे में बताता है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताता है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 12 नंबर कि संघीय कार्यपालिका की व्याख्या संविधान के किस भाग में की गई है। तो संघीय कार्यपालिका की व्याख्या जो है संविधान के 5वें भाग में की गई है। लोकसभा का जो उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, साथ ही साथ में भारत का प्रधानमंत्री चुने जाने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, और उपराष्ट्रपति बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ में राज्यसभा का एक मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए। ये जो है एक ही प्रश्न है जिसमें हमने 7-8 क्वेश्चन जो है कर दिए हैं। इन सभी का प्रश्न अगर आपको आता है तो आप इसका भी आंसर आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। अगला प्रश्न वहीं आपसे पूछा गया है कि संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो भाग 2 में जो है वो नागरिकता का उल्लेख किया गया है। आइए संविधान के अनुच्छेद से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको एक बार देख लेते हैं सरसरी निगाहों से। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं,
ये आपको बताना है। तो जब जिस समय संविधान हमारा पारित हुआ था उस समय 395 अनुच्छेद थी और 8 अनुसूचियाँ थी। आपसे पूछा गया है दूसरा प्रश्न कि वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं, ये आपको बता। तो 448 अनुच्छेद हैं एवं 12 अनुसूचियां हैं। अगला है कि भारत वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बताना है। तो धाराओं की संख्या 395 ही होंगी। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है चौथा नंबर कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत जो है वो राज्यों का एक संघ होगा। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 6 नंबर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो 5 से 11 अनुच्छेद जो है वो उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। वहीं अगला प्रश्न की अगर बात किया जाए तो अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है, यानी किस अनुच्छेद के द्वारा जो है मौलिक अधिकार जो है दर्शाए गए हैं, ये आपको बताना है। तो अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकारों को दर्शाया गया है। वहीं अगले प्रश्न की अगर बात किया जाए तो 8वां प्रश्न हमारा है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। यहाँ पे क्या बताया है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में जो है समाज के जो कमजोर वर्ग हैं, ठीक है, उन्हें आरक्षण देने का जो उपबंध है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया। तो अनुच्छेद 16 के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। अस्पृश्यता का उन्मूलन किस संविधान संशोधन के माध्यम से किया गया है। तो अनुच्छेद 17 ये आपको पता हो। तो देखिए क्या पूछा गया है कि अस्पृश्यता का उन्मूलन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये किया गया है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता को निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 57 के अंतर्गत जो है वो भारतीय राष्ट्रपति के पद का पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ठीक है, यानी अगर राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित होना है तो उसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए यह बताया गया है आपको। आइए हमने दो हमने देख लिया, एक पॉलिटी का 25 प्रश्न, एक ज्योग्राफी का 25 माफ़ कीजिएगा, एक पॉलिटी का 25 प्रश्न और एक हिस्ट्री का 25 प्रश्न। अब हमारा लास्ट जो चलेगा ये होगा हमारा 25 प्रश्न जो कि इंडियन ज्योग्राफी से हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, जिसने ज्योग्राफी चुना है तो उसके लिए 25 प्रश्न ज्योग्राफी से आएंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है। सबसे ऊंचा नदी बांध आपसे पूछा गया है। तो टिहरी बांध जो है वो भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध है। वहीं अगला प्रश्न आपसे दूसरा नंबर पूछा गया है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। सबसे लंबा बांध आपसे पूछा गया है, तो हीराकुंड बांध जो है वो भारत का सबसे लंबा बांध है। अगला प्रश्न है कि टिहरी बांध में निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी व भिलांगना नदी पर स्थित है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो चिल्का झील किस राज्य में स्थित है। तो ये उड़ीसा में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि हीराकुंड बांध जो है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो हीराकुंड जो बांध है वो उड़ीसा में स्थित है। वहीं अगला प्रश्न अगर देखा जाए तो रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ पर अवस्थित है। बेतवा नदी पर, केन नदी पर, रिहंद नदी पर या टोंस नदी पर। तो रानी लक्ष्मीबाई बांध जो है वो बेतवा नदी पर स्थित है। वहीं आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है कि मेट्टूर बांध किस पर स्थित है। केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या उड़ीसा में। तो मेट्टूर बांध जो है वो तमिलनाडु में है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि कोयना बांध कहाँ पर है। गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है या मध्य प्रदेश में है। तो कोयना बांध जो है वो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में है। ठीक है। वहीं अगला प्रश्न आपसे है 9वां नंबर की अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो अलमाटी बांध है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। वहीं अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि जो हीराकुंड बांध है वो किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है। वहीं 11वां नंबर आपसे पूछा गया है कि थीन बांध किस नदी पर बनाया गया है। रावी नदी पर, व्यास नदी पर, झेलम पर या चिनाब पर। तो थीन नदी बांध रावी नदी पर बनाया गया है।
वहीं 12वां नंबर आपसे पूछा गया है 12 नंबर कि गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर स्थित है। ये तीनों बांध, गांधीनगर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध, ये चंबल नदी पर स्थित है। आपका अगला प्रश्न है कि मैथाल और बाल पहाड़ी तथा तिलैया बांध किस नदी पर बनाए गए हैं। तो ये बराकर नदी पर बनाया गया बांध है। अगला प्रश्न है कि मेट्टूर बांध किस नदी पर बनाया गया बांध है। कावेरी नदी पर मेट्टूर बांध बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि अलमाटी बांध किस नदी व किस राज्य में बनाया गया है, ये आपको बताना